हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है प्लाज्मा। प्लाज्मा अंडरस्टैंड करेंगे कि प्लाज्मा है क्या और उससे रिलेटेड कुछ वीएलएसआई की प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। प्लाज्मा की एप्लीकेशंस देखेंगे कि वीएलएसआई में प्लाज्मा की एप्लीकेशंस हैं क्या क्या। बट ये पर्टिकुलर वीडियो प्लाज्मा को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीएलएसआई टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट प्लाज्मा, then also this playlist is very important for you and this particular video becomes most important. So let's start our discussion with the introduction to the plasma. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस वीडियो के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लिस्ट एट लीस्ट 3 IC प्रोसेसेस व्हिच आर यूजिंग प्लाज्मा। हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में आईसी फैब्रिकेशन में प्लाज्मा को कैसे यूज करते हैं। एक 3 ऐसी आईसी प्रोसेसेस जहां पर प्लाज्मा यूज होता है। देन वी आर गोइंग टू नेम 3 इंपॉर्टेंट कोलिजन्स इन प्लाज्मा। कौन कौन सी कोलिजन्स होती हैं प्लाज्मा के अंदर, एंड बेस्ड अपॉन दैट वी कैन अंडरस्टैंड प्लाज्मा इन अ बेटर वे। Then after that we will understand the mean free path. We will see what is mean free path. उसके बाद देखेंगे कि कैसे प्लाज्मा एनहांस्ड एचिंग और प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डेपोजिशन प्रोसेस हम कर सकते हैं। प्लाज्मा से जो एचिंग प्रोसेस है वो एनहांस हो जाती है, फास्टर हो जाती है, बेटर वे में प्रोसीड करती है। इवन द केमिकल वेपर डेपोजिशन इज फास्टर एंड इट इज एनहांस्ड यूजिंग प्लाज्मा। इसके बाद देखेंगे कि कौन से 2 हाई डेंसिटी प्लाज्मा सोर्सेज हैं एंड हाउ वी कैन यूज दिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द प्लाज्मा, राइट। व्हाट इज प्लाज्मा इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और प्लाज्मा में ही हम देखेंगे व्हाई वी यूज प्लाज्मा, व्हाट इज आयन बॉम्बार्डमेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोसेसेस, राइट। सो नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, आई टोल्ड यू कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आईसी फैब्रिकेशन में प्लाज्मा कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस में हम प्लाज्मा को यूज कर सकते हैं। केमिकल वेपर डेपोजिशन में, एचिंग में, फिजिकल वेपर डेपोजिशन में, आयन इम्प्लांटेशन में, फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपिंग, जो फोटोरेसिस्ट को हटाना होता है, स्ट्रिपिंग ऑफ करना होता है फोटोरेसिस्ट लेयर को, देन ऑल्सो वी कैन यूज प्लाज्मा। और जो प्रोसेस चैम्बर है, अगर उसको ड्राई क्लीनिंग करना है देन वी कैन यूज प्लाज्मा। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 6 प्रोसेसेस हैं जहां पर हम प्लाज्मा को यूज कर सकते हैं एंड इसीलिए ही हम वी आर डिस्कसिंग प्लाज्मा नाउ। प्लाज्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। एक आयनाइज्ड गैस है, प्लाज्मा इज एन आयनाइज्ड गैस। अब कैसी आयनाइज्ड गैस है, आयंस आपको पता है, जैसे CO2 एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं CO2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ तो CO2 पॉजिटिव क्या हो गया, एक आयन हो गया, राइट। या फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से H पॉजिटिव बना और इलेक्ट्रॉन बना, सो ये H पॉजिटिव क्या है, आयन है। अगर ऐसी गैस है जिसमें आयंस हैं with equal number of positive and negative charges, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में होने चाहिए। so isn't it difficult for you to understand कि अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो तो कंबाइन कर कर फिर से, अगर H पॉजिटिव और E नेगेटिव है तो कंबाइन कर कर हाइड्रोजन एटम दे देगा, राइट। बट इट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि हम एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं जिससे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये एज इट इज बने रहते हैं। इसके एक मोर प्रिसाइज डेफिनेशन क्या हो सकती है कि प्लाज्मा एक क्वासी न्यूट्रल गैस है। क्वासी न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो होएगा ही क्योंकि इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बट क्योंकि ये चार्ज्ड गैस है इसलिए ये क्वासी न्यूट्रल है, राइट। इट इज क्वासी न्यूट्रल गैस ऑफ चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। और ये जो चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये कलेक्टिव बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, कलेक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे सन, फ्लेम, नियॉन लाइट। सो जो सन है, सन में हीलियम और हाइड्रोजन डिसोशिएट होता है, राइट। और हीलियम हाइड्रोजन में डिसोशिएट होता है और हाइड्रोजन आयंस में भी डिसोशिएट होता है। फर्दर हीलियम आयंस में भी डिसोशिएट होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयंस में भी डिसोशिएट होता है। सो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं सन के अंदर, बट ये जो
कॉम्पोजिशन रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, ये इक्वल रहता है. सो वी कैन से सन इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा, राइट. सो नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या है? अभी हमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस. न्यूट्रल एटम हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं प्लाज्मा में, पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन हो सकता है और नेगेटिव चार्ज आयन हो सकता है, राइट. सो व्हाई इट इज क्वासी न्यूट्रल? बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से आ रहा है. अगर आयन है, CO2 पॉजिटिव आयन है, इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा? नेगेटिव चार्ज. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस. दिस इज द रीजन इट इज क्वासी न्यूट्रल. आयंस किसके इक्वल है? आयंस है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इक्वल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज. कमिंग टू द आयनाइजेशन रेट. आयनाइजेशन रेट क्या होता है? आयनाइजेशन रेट को साई से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रल आयंस, राइट. सो कितने इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए, राइट, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रल आयन. यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ आयन क्यों नहीं लिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह नंबर ऑफ आयन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आयन सेकेंड टाइम भी आयनाइज हो सकता है. सो CO2 पॉजिटिव क्या बन सकता है? CO2 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. बट हमेशा जब CO2 एक आयन बनेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन हमेशा रिलीज होएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कितना क्या बताता है कि कितनी बार आयनाइजेशन हुआ है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द आयनाइजेशन रेट. अब आयनाइजेशन रेट is determined by the electron energy in the plasma mainly, right. electron energy से ही ionization rate को mainly determine किया जाता है. in most plasma processing chamber the ionization rate is lesser than 0.001%. तो आप देख पा रहे हैं ionization rate इतना कम है, स्टिल हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे प्लाज्मा के अंदर. तो 0.001% आयनाइजेशन रेट रहेगा इन मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोसेसिंग चैम्बर्स. अगर हाई डेंसिटी प्लाज्मा सोर्स की बात करें, हाई डेंसिटी प्लाज्मा सोर्स में आयनाइजेशन रेट बढ़ जाता है, 1% हो जाता है. और सन के कोर के अंदर आयनाइजेशन रेट है 100%. तो इसीलिए जितना आयनाइजेशन रेट होएगा उतना ज्यादा एनर्जी होएगी इस प्लाज्मा के अंदर. सन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आयनाइजेशन रेट 100% है. हाई डेंसिटी प्लाज्मा की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा, लो डेंसिटी प्लाज्मा, राइट. सो आप देख पा रहे हैं आयनाइजेशन रेट भी कितना ज्यादा है हाई डेंसिटी प्लाज्मा का एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा, राइट. सो आइडियल गैस की अगर बात करें तो आइडियल गैस में 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, राइट. सो स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा. 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर विच इज इक्वल टू 2.24 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब. और ऑल्सो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.62 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, राइट, किसी भी सब्सटेंस की बात करें, गैसियस सब्सटेंस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 1 मोल में कितना लीटर होगा? 22.4 लीटर और 2.24 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब. और अगर मैंने इतनी वॉल्यूम ले ली, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.62 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. दैट वाज द एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर था ये. अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लूं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो गैस की डेंसिटी होती है वो होती है 2.96 इंटू 10⁻19 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 टॉर है प्रेशर, तो गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 3.89 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आप देख पा रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर 1 टॉर से ज्यादा प्रेशर होता है. सो आप देख पा रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर और 1 टॉर प्रेशर दोनों डिफरेंट यूनिट्स है. 1 मिली टॉर प्रेशर के अंदर गैस डेंसिटी क्या होगी? 3.89 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब. और जो RF प्लाज्मा होएगा उसका जो आयनाइजेशन रेट है वो बहुत कम होगा. अब ये वॉल्यूम से हमने क्यों रिलेट करा? क्योंकि जितने वॉल्यूम है उतने ही उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में ही हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसी से ही हमें पता लगेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं, राइट. सो हमारे पास कितने आयंस हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लाज्मा के अंदर, वो हमें पता लगेगा कि प्रेशर कितना है.
प्रेशर कम और बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होते जाएंगे। सो अब ये आप देख पा रहे हैं पैरेलल प्लेट प्लाज्मा सिस्टम। तो यहाँ पर हम आरएफ पावर दे रहे हैं प्लाज्मा सिस्टम को, बिकॉज आई टोल्ड यू प्लाज्मा को सस्टेन करवाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, ताकि वो रिकम्बाइन ना करे, उसमें कुछ एनर्जी रहे, वो कंबाइन ना करे, तो उसके लिए कुछ एक्सटर्नल पावर सोर्स हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जहाँ से हम आरएफ पावर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये जो ब्लैक ब्लैक ग्रेइश पार्ट देख रहे हैं ये है हमारे डार्क स्पेसेस और शीथ लेयर्स, राइट। और हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर रखा है और वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्यूम नहीं रहेगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाहर के मॉलिक्यूल से, बाहर के गैसियस मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाएंगे। सो हमारे पास एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास वैक्यूम सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि बाहर के मॉलिक्यूल्स और बाहर के डिस्टर्बेंसेस प्लाज्मा तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस वैक्यूम पंप के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। नाउ कमिंग टू द जनरेशन ऑफ प्लाज्मा। अभी हमने सिस्टम तो देख ही लिया है। यहाँ पर हमें एक एक्सटर्नल पावर सोर्स रिक्वायरमेंट है। एक्सटर्नल पावर सोर्स हम आरएफ पावर सोर्स ले लेते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर सोर्स। आरएफ पावर सोर्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर सोर्स है और वैक्यूम हमें रिक्वायर्ड होता है जिससे कि हमें स्टेबल आरएफ प्लाज्मा मिले। अगर वैक्यूम कंडीशन नहीं हुई तो आरएफ प्लाज्मा अनस्टेबल हो जाएगा। कमिंग टू द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मीन्स कि हमारा मॉलिक्यूल है या फिर एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है। हमारे पास इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की रिक्वायरमेंट है। फॉर दैट वी रिक्वायर टू हैव आयनाइजेशन। आयनाइजेशन तो करवाना ही पड़ेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर जनरेट हुए वो न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल के साथ जाकर कोलाइड करते हैं और जैसे ही वो न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल को कोलाइड करेंगे वहां पर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और एक और आयन बन जाएगा। सो अगर मेरे पास एक आयन बना, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जाकर दूसरे एटम पे कोलाइड करेगा, वहां से एक और आयन बना देगा और एक और इलेक्ट्रॉन बना देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 एटम पे जाकर कोलाइड करेंगे और यहाँ पर 2 आयंस बना देंगे और 3 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। सो एक चेन टाइप की रिएक्शन जनरेट हो जाएगी। अब ये जो आयनाइजेशन कोलिजन है ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और साथ में आयंस जनरेट करते हैं। इट सस्टेन्स द स्टेबल प्लाज्मा। अब ये जो हमारे पास जो कोलिजन्स है, कोलिजन्स होती रहेंगी और प्लाज्मा स्टेबल रहेगा। तो अब आप आयनाइजेशन को समझिए। ये जो पिक्चर है बहुत ही इजीली हमें आयनाइजेशन समझा रही है। ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर का, ये हमारे एटम्स के पास जाएगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और उसे इनफ एनर्जी दे देगा कि वो इस न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फ्री हो जाए और बाहर निकल जाए। सो यहाँ पर हमारे पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, राइट। सो आप देख पा रहे हैं कि ये सेकेंड प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर था आयनाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को आकर हिट करता है तो पहली चीज क्या हो सकती है? आयनाइजेशन, राइट। आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को हिट करा और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। एक और कंडीशन हो सकती है विच इज कॉल्ड एक्साइटेशन रिलैक्सेशन। एक्साइटेशन रिलैक्सेशन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है एटम को आकर हिट करेगा और इसे हाई एनर्जी एटम में कन्वर्ट कर देगा। हाई एनर्जी एटम्स के साथ में ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेगा। हाई एनर्जी एटम में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है एक हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाएगा और वापस आफ्टर सम टाइम ये अपने प्रीवियस स्टेट पर, स्टेबल स्टेट पर आएगा। बट ये जब स्टेबल स्टेट पर आएगा एक एनर्जी रिलीज करेगा विच इज एच न्यू, राइट, विच इज फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब ये विजिबल एनर्जी रिलीज करेगा, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली फोटोन को रिलीज करेंगे और डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट ग्लो कलर। अलग अलग ग्लो में हमें डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स दिखेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। The change of glow color is used for H chamber clean process endpoint. अब हम एचिंग कर रहे हैं। एचिंग करते समय हम एक ही सब्सटेंस को एच करते जा रहे हैं, राइट। यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर SiO2 है। SiO2 को अगर हमने एच करा तो जब SiO2 सरफेस पर है तो यहाँ पर ग्लो कलर कुछ और आएगा। एच होकर पूरा SiO2 हट गया है तो सिलिकॉन जब आ जाएगा तो हमारे पास ग्लो कलर दूसरा दिखने लग जाएगा। अब सिलिकॉन एटम का जो ग्लो कलर होएगा वो डिफरेंट होएगा। तो इससे हमें एंड पॉइंट पता लगता है एचिंग के दौरान कि एंड पॉइंट आ गया है, नाउ वी हैव टू स्टॉप द एचिंग।
सो नाउ कमिंग टू द एक्साइटेशन कोलिजन। सो ये जो हमारा इम्पैक्ट आयन है, इम्पैक्ट आयन जाकर ग्राउंडेड इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और ग्राउंडेड इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा और इम्पैक्ट आयन एज इट इज रहेगा। नाउ कमिंग टू द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल ग्राउंडेड स्टेट। ग्राउंडेड स्टेट पर आने के दौरान यहाँ पर ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी एच न्यू, और एच न्यू जो है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग एटम्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग रहेगी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आने में एच न्यू एनर्जी रिलीज होती है। नाउ कमिंग टू द डिसोसिएशन। एक और प्रॉपर्टी हो सकती है व्हेन वी हैव इलेक्ट्रॉन व्हिच इज हिटिंग अ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद अ मॉलिक्यूल, तो उस केस में क्या हो सकता है, केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और फ्री रेडिकल्स भी बन सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल ए बी के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस इलेक्ट्रॉन, सो ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गए हैं। फ्री रेडिकल हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ए और बी दोनों में ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, और ये केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन रेट को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, और दस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचिंग ऑल्सो केमिकल वेपर डेपोजिशन। एचिंग और केमिकल वेपर डेपोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आकर हिट कर रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूल पर, और मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ए और बी। नाउ कमिंग टू द प्लाज्मा एचिंग। प्लाज्मा एचिंग मीन्स कि प्लाज्मा से हम एचिंग कैसे करा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा एचिंग कैसे एनहांस होगी। एचिंग होगी नहीं प्लाज्मा से, प्लाज्मा एंड एचिंग को, किसी भी प्रोसेस को एनहांस कर देता है, उसका रिएक्शन रेट बढ़ा देता है। यहाँ पर CF4 इज यूज्ड इन प्लाज्मा टू जनरेट फ्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर ऑक्साइड एचिंग। सो यहाँ पर CF4 को हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाकर CF4 पर हिट करेंगे एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म CF3 प्लस F प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो F है ये क्या है, ये मेरा फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल SiO2 के साथ जाकर बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और SiF4 बना देगा। सो SiO2 डिसोशिएट हो गया, SiF4 बन गया प्लस 2O। सो ये भी ऑक्सीजन रेडिकल है विच इज अगेन वेरी रिएक्टिव। तो यहाँ पर H केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एनहांस हो गई है। अब केमिकल वेपर डेपोजिशन को देखते हैं, कैसे केमिकल वेपर डेपोजिशन को प्लाज्मा एनहांस कर देता है। एचिंग को एनहांस कर रहा था, डेपोजिशन को भी एनहांस कर देता है। सो इजंट दैट इंटरेस्टिंग कि एक ही सब्सटेंस कैसे एचिंग को भी और डेपोजिशन दोनों को एनहांस कर रहा है। सो PeCVD अगर मैं प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डेपोजिशन यूज करती हूँ तो यहाँ पर मैं सोर्स गैस, सिलिकॉन सोर्स गैस SiH4 यूज कर रही हूँ और NO2 लाफिंग गैस यूज कर रही हूँ। सो अब ये इलेक्ट्रॉन्स आए प्लाज्मा से, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स गए SiH4 पे, राइट। इलेक्ट्रॉन SiH4 को डिसोशिएट करेंगे, फ्री रेडिकल्स बना देंगे SiH2 और 2H। सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और जनरेट होएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लाफिंग गैस से रिएक्ट करेगा। वैसे भी हमारे पास प्लाज्मा में बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाफिंग गैस को रिएक्ट कर इसे डिसोशिएट करेगा N2 और O में। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया है। नाउ ये SiH2 और O ये दोनों रिएक्ट करेंगे। SiH2 फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हमारे पास SiO2 बना देंगे। सो दिस इज अ प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल रिएक्शन। बहुत ज्यादा एनहांस हो गया रिएक्शन, फास्टर हो गया है। अब यहाँ पर जो डेपोजिशन रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इवन एट अ लो टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा एनहांस नहीं करना पड़ रहा है और डेपोजिशन बहुत फास्ट हो जा रहा है। अब कमिंग टू अ क्वेश्चन, why are dissociation not important in the aluminium and copper PVD processes? Dissociation क्यों important नहीं है एल्यूमिनियम और कॉपर फिजिकल वेपर डेपोजिशन में, राइट। जो एल्यूमिनियम और कॉपर स्पटरिंग प्रोसेसेस हैं यहाँ पर सिर्फ आर्गन यूज किया जाता है। अब आर्गन हम सबको पता है, आर्गन एक नोबल गैस है, राइट। आर्गन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। नोबल गैस है, इट विल बी एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ atom instead of molecules, so there is no dissociation process in the argon plasma, क्योंकि अब एल्यूमिनियम और कॉपर आर्गन की प्रेजेंस में हो रहे हैं, राइट। सो जो कि इवन एक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, इट इज प्रेजेंट एज एन एटम ओनली,
बिकॉज इट्स अ स्टेबल, इट्स अ नोबल गैस, राइट। सो यहाँ पर कोई डिसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, right? So now coming to the next question, is there any dissociation collision in PVD processes? PVD process में dissociation collision की requirement है कहीं पर? Yes. TIN deposition process में यहाँ पर आर्गन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, राइट। प्रीवियस केस में हमने देखा था सिर्फ आर्गन प्रेजेंट था, यहाँ पर आर्गन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। टाइटेनियम नाइट्राइड जब डेपोजिट होएगा तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी नाइट्रोजन को डिसोशिएट करना पड़ता है फ्री रेडिकल्स में, नाइट्रोजन में। अब ये जो N2 से नाइट्रोजन में डिसोशिएट हुआ है, इसके लिए प्लाज्मा को हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन फ्री रेडिकल है टाइटेनियम के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और टाइटेनियम नाइट्राइड बना देगा, राइट। Now this AR positive ions sputter titanium nitride molecule from the surface and deposit them on the wafer surface. Argon positive ions sputtering करते हैं टाइटेनियम नाइट्राइड को और वेफर सरफेस पे डिपॉजिट करते हैं। सिलेन डिसोसिएशन में आप देखिए कि अगर हम सिलेन को एज अ इनिशियल प्रोडक्ट ले रहे हैं, SiH4 को इनिशियल प्रोडक्ट ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा को हम इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने सारे बाय प्रोडक्ट आएंगे। SiH2 प्लस H2 प्लस इलेक्ट्रॉन, SiH3 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन, Si प्लस 2H2 प्लस इलेक्ट्रॉन, SiH प्लस H2 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन, SiH2 प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन, Si प्लस 2H2 प्लस इलेक्ट्रॉन, SiH पॉजिटिव प्लस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, SiH3 positive plus H plus 2 electron, Si positive plus 2H2 plus 2 electron, SiH positive plus H2 plus H plus 2 electron. तो ये इतने सारे बाय प्रोडक्ट हैं और इनकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन SiH2 plus H2 plus इलेक्ट्रॉन, तो विच मीन्स जो सबसे ज्यादा बाय प्रोडक्ट फॉर्म होएगा वो है SiH2 plus H2 plus इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप सिलेन को आप प्लाज्मा के अंदर डालेंगे सबसे ज्यादा SiH2 प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कोलिजन इन टेबल 7.1 इज मोस्ट लाइकली टू हैपन? ऑब्वियसली जो सबसे लोएस्ट एनर्जी पर हो रहा है, विच इज हैपनिंग एट द लीस्ट एनर्जी इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन है SiH2 प्लस इलेक्ट्रॉन एट 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। Coming to the mean free path. Mean free path क्या होता है? It is the average distance a particle can travel before colliding with another particle. कि average distance जो particle travel करता है दूसरे particle से collide करने से पहले. So Z is equal to 1 upon NO. N is the density of the particle, O is the collision cross section of the particle. राइट सो आप यहाँ पर से मीन फ्री पाथ को समझ सकते हैं। मीन फ्री पाथ क्या है? एक पाथ जो कोलाइड करने से पहले एक एटम ने लिया या मॉलिक्यूल ने लिया। सो एक मॉलिक्यूल है, बिफोर कोलिजन कितना स्ट्रेट पाथ ये मूव कर पा रहा है, दैट इज द मीन फ्री पाथ। अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी रहेगी, सो बहुत ज्यादा डेंसिटी में एक एटम की दूसरे एटम या एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से एटम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। या फिर अगर हमारे पास लार्जर पार्टिकल है देन ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी बिकम्स मोर। तो यहाँ पर मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? स्मॉल। और यहाँ पर अगर हमारे पास डेंसिटी कम है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है बिफोर कोलाइडिंग विद द नेक्स्ट पार्टिकल। तो यहाँ पर जो मीन फ्री पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यादा। नाउ कमिंग टू द मीन फ्री पाथ विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अभी हम थोड़ा कंडीशन समझ चुके हैं, अगर प्रेशर ज्यादा होएगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी, ये कंडीशन रहेगी, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। प्रेशर कम तो ये कंडीशन रहेगी, मीन फ्री पाथ ज्यादा हो जाएगा। सो जो प्रेशर का इफेक्ट होएगा मीन फ्री पाथ पे वो इनवर्स रहेगा। हायर प्रेशर शॉर्टर मीन फ्री पाथ, लोअर प्रेशर लॉन्गर मीन फ्री पाथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैक्यूम चैम्बर क्यों रिक्वायर्ड होता है स्टेबल प्लाज्मा के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं विच इज 760 टॉर, तो यहाँ पर मीन फ्री पाथ जो इलेक्ट्रॉन का है इट इज वेरी शॉर्ट। Electrons are hard to get enough energy to ionize gases molecule. मीन फ्री पाथ अगर इतना छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी आ ही नहीं पाएगी कि वो गैसेस के मॉलिक्यूल को आयनाइज कर पाए। सो यहाँ पर अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी सो इट कैन क्रिएट प्लाज्मा। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ आर्किंग और लाइटनिंग इंस्टेड ऑफ स्टेडी स्टेट ग्लो डिस्चार्ज। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो स्टेडी स्टेट ग्लो डिस्चार्ज की जगह प्लाज्मा क्रिएट हो सकता है एंड इट विल बी अ स्टेबल प्लाज्मा। नाउ कमिंग टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। कौन से चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी, राइट। अब आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बल्कि
पार्टिकल है जिसका मास बहुत ज्यादा है, इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है, उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जो स्मॉल है उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी, राइट। सो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत स्मॉल रहता है, इलेक्ट्रॉन इज मच लाइटर देन द आयन। अगर मैं CO2 पॉजिटिव आयन की बात करूं, बहुत बड़ा आयन है। अगर सबसे छोटा आयन H पॉजिटिव आयन को भी ले लें, ये भी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मास रखता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन द मास ऑफ आयन, right? So mass of electron is to mass of hydrogen is 1:1836. So आप देख पा रहे हैं इतना ज्यादा मास है हाइड्रोजन का in comparison to the electron, so which will be having larger movement, electron of course. So electric force on the electron and ions are the same. Force same रहेगा क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1 है तो आयन का चार्ज भी हमारे पास +1 है, तो दोनों में चार्ज सेम है, तो फोर्स इज Q into E which is same. Right, so electron has much higher acceleration. Acceleration electron की ज्यादा होगी क्योंकि acceleration is inversely proportional to the mass, right? So now coming to the movement of charged particles. यहाँ पर हमारे पास RF electric field require है, and this RF electric field is varying very quickly. बहुत जल्दी variation में आती है RF electric field. So electrons are accelerated very quickly while ions react slowly. इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्विकली वेरी करते हैं, और आयंस बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। आयंस हैव मोर कोलिजन ड्यू टू देयर लार्जर क्रॉस सेक्शन। आयंस की कोलिजन्स ज्यादा होंगे क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। जितना बड़ा आयन रहेगा, जितना ज्यादा सरफेस रहेगा, कोलिजन्स उतने ज्यादा हो पाएंगे, राइट। फर्दर इट विल स्लो देम डाउन। जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा उसकी मूवमेंट स्लो हो गई, राइट। तो दिस ऑल्सो टेल्स मी कि इलेक्ट्रॉन्स आर much faster than ions in the plasma. So इसीलिए ही मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, और प्लाज्मा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज एन इलेक्ट्रॉन, नॉट एज एन आयन, राइट। तो नाउ कमिंग टू द थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज KTE/me अंडर रूट। सो under root KTE/me is the electron thermal velocity. So because of temperature also we will be having some velocity of the electrons. So temperature, अगर मैं the RF plasma की बात करूं, so if I have the TE about 2 electron volts, so velocity क्या जाती है 5.93 into 10⁻⁷ centimeter per second, which is 1.33 into 10⁻⁷ meter per hour, which is very large. अब now coming to the last topic, which is magnetic force and gyro motion. What is magnetic force? Magnetic force क्या होता है? QV क्रॉस B, right? अगर मेरे पास कोई magnetic field B present है for a charged particle which is having velocity V, एक moving charged particle है जिसकी velocity V है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? QV क्रॉस B. मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आएगा। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर रहेगा। द चार्ज पार्टिकल विल स्पाइरल अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड चार्ज पार्टिकल कैसे मूवमेंट में रहेगा? स्पाइरल मूवमेंट में रहेगा। दिस स्पाइरल मूवमेंट इज कॉल्ड एज गायरो मोशन। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके अराउंड चार्ज पार्टिकल एक स्पाइरल मोशन में रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के, राइट। सो जब यहाँ पर रहा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स, फिर परपेंडिकुलर, तो जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट रहता है, ये मूवमेंट स्पाइरल मूवमेंट रहता है, विच इज कॉल्ड एज द गायरो मोशन, विच इज दिस शोज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। गायरो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द चार्ज पार्टिकल इन द गायरो मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो स्पाइरल मूवमेंट में जा रहा है, गायरो फ्रीक्वेंसी इज QB/m, राइट। दिस इज माय गायरो फ्रीक्वेंसी। सो अब आ जाते हैं गायरो रेडियस पे। व्हाट इज गायरो रेडियस? एक चार्ज पार्टिकल का गायरो रेडियस डिफाइन करते हैं थीटा से। थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन द गायरो फ्रीक्वेंसी ओम, राइट। नाउ कमिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी के हिसाब से आप देख पा रहे हैं द फंक्शन ऑफ एनर्जी, द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो आप देख पा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज हो जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी। आप देख पा रहे हैं 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हम देखें तो सबसे ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो पा रहे हैं, और जितना ज्यादा हम एनर्जी करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ हैव लेसर आयनाइजेशन,
right? So these are the references, these are very amazing book, you can refer these books. And I hope आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर सेशन पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, and also give me your feedback. And also अगर आपको इस सेशन के notes चाहिए, you can download the notes from our mobile app. Link is present in the description box below. At last, I will say you have to meet me soon the next class where we will discuss the plasma in detail. Bye bye. Thank you.